बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, जब से इमरान खान ने 24 नवंबर की फ़ाइनल एहतजाज की कॉल दी हुई है, तब से अब तक बेशुमार ऐसी ख़बरें दोनों हलकों से सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ वो जो लॉन्च किया हुआ पाकिस्तान का मकबूजा मीडिया और उस मीडिया के ऊपर बैठने वाले ऐसे लफाफे, ऐसे टाउट जो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर की ओर आते हैं और जो तरह तरह की बातें करते हैं कि जहाज़ पहुंच गया, जहाज़ आने वाला है, इमरान खान को जहाज़ में उसकी मर्ज़ी के बगैर बैठाकर किसी मुल्क में भेज दिया जाएगा, डील हो गई है, डील हो रही है, या फिर बात चल रही है, बात हो गई है, इमरान खान मान गया, नहीं माना। ये सारी की सारी बातें इस तरह की बेशुमार ऐसी कि जिनका किसी हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, पाकिस्तान के अंदर कहीं सदियों दहाइयों से आप कह सकते हैं कि 70 सालों से इसी तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है इस पाकिस्तान के अंदर कि जो रजीम हमेशा हुकूमत में रही, पावर में रही, इस्टेब्लिशमेंट, उनके पास महदूद किस्म का नॉलेज या बहुत ही सतही लेवल की उनकी जो प्लानिंग है वो होती है। क्योंकि ये जो नैरेटिव हैं, इस तरह की बेपर की उड़ाना, इस तरह से अपने पास से बहुत सी बातें बना देना और अवाम के दिल में इस तरह का जो तासर पैदा करना कि कहीं गड़बड़ हो रही है और इमरान खान डील कर रहा है, ये उस ज़माने में तो सही साबित हो सकती थी, चाहे वो भुट्टो का दौर हो या उससे पीछे लियाकत अली खान का दौर हो, जिस दौर में मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ एक पीटीवी या एक आध अखबार होता था। उस दौर में इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लिया हुआ था और कई खबर कई दिनों बाद पाकिस्तान के किसी दूसरे शख्स के पास पहुंचती थी और उस वक्त तक उस बात को सच मानना या झूठ मानना बहुत मुश्किल होता था कि सही क्या है। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में उसी पुराने 70 साला स्क्रिप्ट पे चलना, मैं ये कहूँगा कि आज का वो जो मास्टरमाइंड है, वो जो डायरेक्टर है, जो पीछे बैठकर हिदायत दे रहा है, शायद कि उसने उस किताब से आगे कोई और किताब नहीं पढ़ी जिसमें ये वाले टोटके लिखे हुए हैं। अब ये टोटका इसलिए नाकाम होता है कि इधर एक बेपर की जो पाकिस्तान के मकबूजा मीडिया के ऊपर बैठकर वो सहाफ़ी नाम नहाद किस्म के जो बात करते हैं, जिनको प्लॉट की लालच दी जाती है, किसी को गाड़ी की दी जाती है, किसी के घर में पैसे भेज दिए जाते हैं और वो सारे के सारे बैठकर बात करते हैं, लेकिन चंद सेकंडों में उसका तिया पांचा हो जाता है। चाहे ये समुंदर पार पाकिस्तानियों की हो कि अभी 26 बंदे गिरफ़्तार होकर आ जाएंगे, अभी समुंदर पार पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाएगी, अभी उनके ख़िलाफ़ केस हो जाएंगे, अभी उनके पासपोर्ट और उनके जो दीगर आईडी कार्ड हैं वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर चंद लम्हों के बाद पता चल जाता है कि ये सारे के सारे वो लोग छोड़ते हैं जो किसी दूसरे कैंप में, इस्टेब्लिशमेंट के कैंप में बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो 24 नवंबर की इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल दी है, उसका एक तरफ ये कि बहुत खौफ फैल गया और इस तरह की तैयारी हो रही है, बुशरा बीबी ने ये कह दिया, अली अमीन गन्नापुर ने ये कह दिया, फ़लाँ जगह पे ये हो गया, ये कंप्रोमाइज़ है, ये ऐसे है। ये सारी का सारा एक वो खेल है जो अभी तक पाकिस्तान की आवाम को जिस पे नचाया जा रहा है या जिस पे कहीं ना कहीं नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। और साथ साथ ये है कि मुसलसल ये ख़बरें भी आ रही हैं कि इमरान खान के साथ ये डील करने की या ये बात करने की कोशिश की जा रही है कि 24 नवंबर के इस कॉल को मौखर करें और फिर 1 महीने के बाद आप इसे महीने तक मौखर करें और उसके बाद हम शायद आपको कुछ छूट दे दें। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ है कि पाकिस्तान का चाहे वो सरमायादार हो, चाहे वो वडेरा हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हुकूमत हो, इवन कि किसी भी इदारे का अगर कोई ताकतवर शख्स हो, उसने आज तक अपना किया हुआ वादा कभी भी पूरा नहीं किया। यही काम सियासतदानों की से लेकर इस्टेब्लिशमेंट के आखिरी दर्जे तक जाता है और इस पे पहले शायद कि कोई यकीन कर लेता, अब यकीन नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और झूठ और फ्रॉड
दो नंबरी, धोखाधड़ी की पाकिस्तान का जो DNA है उस स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, उस ताकतवर हलके की बात कर रहा हूँ जिसमें ये सारे के सारे रजीम चेंज का जो टोला बैठा हुआ है। इसकी आप एग्ज़ाम्पल ये भी ले सकते हैं कि इससे पहले भी कितनी दफ़ा इस तरह से किया गया कि ताकि हम इससे जो नतीजा है वो ये आख़िज़ करें कि हम बार बार इस कॉल को मौखर करवा कर इस कॉल को ख़त्म करके ताकि अवाम और जो इमरान खान की बात है इसमें एक नफ़रत पैदा करें या इसमें दूरी पैदा करें या इसमें बेइतमादी पैदा करें कि ये बार बार हमें ऐसा कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जो ये भी स्क्रिप्ट के एक हिस्सा है कि थकाया जाए और थका कर फिर उसे नाकाम किया जाए, मायूस किया जाए और उसके बाद हम अपना हदफ पूरा कर लें। लेकिन ये स्क्रिप्ट इसलिए यहाँ पे नाकाम है कि माजी में अगर किसी को थकाया गया, माजी में किसी को मायूस किया गया तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस दौर का जो कोई लीडर था या जो ऐसा शख्स जो अवाम को लीड कर रहा था, जिसके ऊपर अवाम रिलाय कर रही थी, वो ख़ुद जब मायूस होता था, वो ख़ुद जब डील करके बाहर चला जाता था, वो जब ख़ुद डील करके खामोशी से बैठ जाता था, वो जब ख़ुद डील करके किसी दूसरी साइड पे चला जाता था तो वहाँ से फिर वो जो अवाम थी वो भी मायूस हो जाती थी। लेकिन इस दौर में, जिस दौर में आप ये कह सकते हैं कि ये मीडिया का नहीं सोशल मीडिया का दौर है, इसमें वो सारे के सारे जो सोशल मीडिया के वॉरियर कह सकते हैं, जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान उनका वो लीडर है जो न मायूस होता है न मायूस होने देता है। चाहे इमरान खान से कोई ख़बर 10 दिन के बाद सामने आए, 1 महीने के बाद सामने आए या डेली बेसिस पे वो ख़बरें आती रहें, उनमें से एक ही बात सामने आती है कि वो शख्स उम्मीद लेकर डटा हुआ है, मरने को तैयार है, वहाँ से वो किसी सूरत भी वो डील नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा और जिसकी वजह से उसकी जो अवाम है, जो असल ताकत है, वो फिर से बाहिम्मत भी हो जाती है और उसे हौसला भी आ जाता है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क का जो भी इसका कोई स्क्रिप्ट उठाएं, हर स्क्रिप्ट के अंदर से झूठ, फ्रॉड, फस्तायत, 2 नंबरी और बदकिस्मती से वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुफाद परस्ती निकलती है। आप यहाँ से हैरान हो जाएंगे, ये बात आप कल परसों तरसों 2-3 दिन से मुसलसल सुन रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान की, जिसने VPN को गैर शरई करार दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि VPN गैर शरई कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो रजीम चेंज के हों, चाहे वो हुकूमत चेंज के हों, चाहे वो किसी को बंद करने के हों, किसी के ऊपर केस बनाने के हों, सारे के सारे गैर शरई ही हैं। क्या इद्दत का केस किसी शरय के अंदर आता है? क्या इमरान खान के ऊपर झूठे केस किसी इस्लामी कवानीन के तहत आते हैं? यहाँ ये भी बदकिस्मती रही है कि जिस शख्स को फंसाना हो, जिस पे केस बनाना हो या कहीं कोई फतवा लगाना हो, तो ये उस ताकतवर हलके को अपने साथ लेते हैं। उसका ताल्लुक़ चाहे इस्लाम से हो, मज़हब से हो, फ़िरके से हो, ताकत से हो, सरमाए से हो या किसी ब्यूरोक्रेसी से हो, उसे अपने साथ मिलाकर फिर एक बयानिया, एक फतवा टाइप चीज़ नाज़िल कर देते हैं और फिर उसे एक नोटिफिकेशन या एक जो प्रेस रिलीज़ होती है वो जारी कर देते हैं, जिसमें ये कहा जाता है, किसी को दहशतगर्द कहना हो तो ये कहा जाता है कि इसने जो बात की है ये मुल्क दुश्मन थी, लिहाजा ये दहशतगर्द है, इसके ऊपर पर्चा कटवा दिया जाए। किसी को मारना हो तो ये कह दिया जाता है कि इसने जो बात की है इस्लाम की तौहीन हो गई, मज़हब की तौहीन हो गई, लिहाजा इसे फांसी पे लटका दो और सारे एग्री हो जाते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना हो तो उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए कुछ भी उसके मत्थे लगा दें और फिर उसे हमेशा के लिए उसका किरदार कुशी करते रहें और उसे जेल में बंद रख दें। इसी तरह से यहाँ पर जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जिस तरह से फतवा दिया, जिस तरह से बात की, तो इसमें आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। VPN को चाहे बैन कर दें या ना बैन करें, यहाँ पर 101 तरीका ऐसे आ जाता है कि जिस शख्स ने जो काम करना है वो अपनी मालूमात, अपनी बात किसी न किसी
ذریعے سے وہ آؤٹ کرتا رہے گا، وہ ایکسپریس کرتا رہے گا، وہ حق سچ کی بات کرتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو ویب سائٹس یا جو ایسی URLs جو بلاک ہیں جن کے اوپر کہیں فحش یا عریانی ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں، اس کو اگر VPN لگا کر دیکھا جائے تو غیر شرعی ہے۔ اس سے پہلے 70 سالوں سے، پچھلے کئی سالوں سے مسلسل جو اس طرح سے ویب سائٹ کی رینکنگ آتی ہے کہ کون سی ویب سائٹ زیادہ سرچ کی جاتی ہیں پاکستان کے اندر، تو سب سے زیادہ جن ویب سائٹوں پہ مولانا حضرات کو غیر شرعی قرار دے دیا، وہ بغیر VPN کے بھی، بغیر کسی دوسری رکاوٹ کے بھی وہ سب سے زیادہ سرچ ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کیونکہ پاکستان کے اندر جو حکومت تھی، جو یہاں کا نظام تھا، جو ہے اس وقت تک، وہ صرف اور صرف چور، ڈاکو، لٹیرے، فراڈیے، 2 نمبر اور مافیا کا نظام تھا۔ لیکن جب سے عمران خان نے اس مافیا سے ٹکر لی تو عام آدمی، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، اس کی ڈسکشن، اس کی ریسرچ، اس کی جو جدوجہد ہے وہ صرف اور صرف اسی حوالے سے ہے کہ پاکستان کی فسطائیت کے خلاف بات کی جائے، پاکستان میں 2 نمبری کے خلاف بات کی جائے، پاکستان میں چور، ڈکیتی اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بات کی جائے۔ اس کو جب بات کرتے ہیں تو عام آدمی کو، پڑھے لکھے آدمی کو اب اتنی فرصت نہیں کہ جس چیز پہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے جس کو غیر شرعی قرار دے دیا، لوگ اس کی طرف جائیں۔ یہاں پر اتنے بڑے مسائل ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر اٹھا کر بات کریں، چاہے وہ مریم کی سرجری ہو، چاہے وہ میاں کا بولنا ہو، چاہے وہ میاں کی عجیب و غریب قسم کی شعر سنانے کے ڈھنگ ہوں، چاہے وہ جنیوا، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ یا دبئی میں گھومنا پھرنا ہو، یا چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، یا جس حساب سے بھی ہو، وہ صرف پھر تھر کر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے 40 سالوں میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، عمران خان آیا اور 3 سالوں میں اس نے سارے کے سارے بند کر دیے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور جو اس وقت جنگ ہے، یہ جو 24 نومبر کو فائنل کال دی گئی ہے، یہ اگر دیکھا جائے، سوچا جائے تو یہ میرے خیال میں ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے۔ یہ کال اگر مؤخر ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی تاخیر ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جو عام آدمی غلام تو غلام ہے، لیکن اب وہ لوگ بھی جو شاید کہ کل آنے والے وقت میں جن کی نسلیں یہ امید رکھتی ہوں کہ وہ اس ملک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، وہ اس ملک میں کہیں حکمرانی کر سکتے ہیں، وہ اس ملک کے چھوٹے موٹے کہیں بیوروکریٹس بن سکتے ہیں، وہ بھی نہیں بن پائیں گے، بنیں گے بھی تو غلام ہوں گے۔ اس کا آنے والے وقت میں کس طرح کا تاثر انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے، اور اس وقت تک جو پاکستان رینکنگ کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے اگر دیکھیں تو شاید کہ پاکستان کے آگے کوئی اور ملک نہ ہو، یہ سب سے آخری درجے پہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، یہاں پر صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنا ظلم اور بربریت قائم کرنے کے لیے، لوگوں کی بولتی بند کرنے کے لیے، حق اور سچ کا راستہ روکنے کے لیے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی اسلام مذہب سے ہو، اسے اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے یہ صرف اور صرف اپنے ڈنڈے کے زور پہ اس منہ کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور پھر جس دیے کو اللہ روشن کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ یہ جنگ جو ہے یہ صرف اور صرف اس وقت حق اور سچ کی ہے، خیر و شر کی ہے، اور حق و سچ کی جنگ میں ظلم بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اور امتحان اور آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ قدرت کا یہ نظام بھی دیکھیں کہ 40 سال سے اس ملک پہ حکمرانی کرنے والوں کے لیے باہر نکلتے ہیں تو چور چور، ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگتے ہیں، اور دوسرا جس کو سارے مل کر ریاست کی طاقت چور کہنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو صرف سارے پاکستان کا بچہ نہیں، پوری دنیا سے آواز آتی ہے، نہ وہ چور ہے، نہ غدار ہے، وہ قیدی نمبر 804 ہے۔ اس سے بڑی اور بےعزتی اور اس سے بڑی عزت کا فرق درمیان میں کیا ہو سکتا ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔